हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, अभी तक जो है आपके पीछे जो वीडियो में आपका ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया गया है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से के अंतर्गत। और मैंने बता दिया कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछली वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। और जो है इसी के साथ जो है जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पिछले जो था वो चैप्टर था आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एक टॉपिक था कह सकते हैं आप। और जो है अब जो है आपके रियलिटी में चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है, तो हम बात करेंगे आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स आपने क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं, इनके बारे में जानकारी ली थी जनरल, उनकी जानकारी लेकर के अब आप जो है आगे बढ़ रहे थे। तो अब जो है आपकी रिएक्शन स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहले हम लैब मेथड या फिर यानी अब हम सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो जो जैसे आप जो है इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि सबसे पहले आप जो है इनकी क्या पढ़ते थे, प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं आप, उसके बाद जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, आपको मात्र आपको एक तो प्रिपरेशंस और दूसरी केमिकल रिएक्शंस, ये दो चीजें आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये है आपकी मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसका चित्र आप कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि यहाँ पे एक आप फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क लेने के बाद यू शेप ट्यूब रहेगी, ये यू शेप ट्यूब है ये। और यू शेप ट्यूब लेने के बाद आपके पास एक बीकर रहेगा, बीकर में आप जो है गैस जार को डालेंगे। अब यहाँ क्या क्या जो है यहाँ पे केमिकल यूज कर रहे हैं आप, या फिर कौन कौन से मटेरियल को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे बिंदुपाती की को लेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप थ्रिसल फनल, ये कहते हैं आप। और जो है कॉनिकल फ्लास्क है ये। तो यहाँ पर आप जो है आपके बिंदुपाती कीप में जो है आप मेथिल आयोडाइड CH3I यानी मेथिल आयोडाइड और मेथेनॉल का मिक्सअप लेंगे, और जो दोनों के मिश्रण को आप जो है बिंदुपाती कीप द्वारा जो है यहाँ पर पहले से ही कोनिकल फ्लास्क में मौजूद जिंक और कॉपर के मिश्रण या फिर जिंक और कॉपर के चूर्ण मिश्रण के चूर्ण के ऊपर आप जैसे ही इसे प्रवाहित करते हैं बिंदुपाती कीप द्वारा, तो ये आपस में रिएक्ट होगा। फिर यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर उपस्थित जिंक और कॉपर के मिक्सर पर दोबारा यहाँ पर इसके ये गैसीय रूप में आ जाएगा। इस स्थिति में ये गैसीय रूप में आएगा। तो अभी लिक्विड में था, यहाँ पर ये लिक्विड को आपने प्रवाहित किया, अभी गैस आपका जो है मेथिल आयोडाइड और जो है यहाँ पे गैस बन गया। तो गैस बन गया तो फिर से दोबारा से यहाँ पर कॉपर में और जिंक के चूर्ण पर आपने जो है प्रवाहित किया। तो प्रवाहित करने के बाद यहाँ पर आपको गैसीय रूप में आपको क्या मिल जाएगा, मेथेन मिल जाएगा। और मेथेन मिल जाएगा तो उसे आप जैसे ही आप अपने वाटर यानी कि आपके पानी में प्रवाहित करते हैं, तो पानी में प्रवाहित करने पर आपको यहाँ बुलबुलों के रूप में आपको मेथेन गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर मेथेन गैस प्राप्त होगी तो अब आप उसे अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो एक रिएक्शन होती है कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका यहाँ मेथेन बन गया। तो यहाँ पर जो ये गैस है, गैस जो है आपके जिंक और कॉपर के मिश्रण के साथ जो है रिएक्ट करेगा। तो वहां पर जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण जो है मेथेनॉल जिंक का और कॉपर, ये जो है एक उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे और उत्प्रेरक का काम करेंगे। और यहाँ पर ये जो है आपके मेथिल आयोडाइड का अपचयन कर देंगे। और मेथिल आयोडाइड का अपचयन करने के बाद यहाँ पर आपको मेथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI दे देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड और मेथेन दे देंगे। यहाँ पर आपको ये बात आएगी, ये देख सकते हैं आपकी ये सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें कि मेथिल आयोडाइड का अपचयन हो रहा है और मेथेन बन रहा है। मेथिल आयोडाइड के अपचयन से आपको मेथेन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर इसका चित्र ही मेन है, रिएक्शन तो ऐसे भी देख सकते हैं, एक लाइन की कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रिएक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा वो होती है। तो इस रिएक्शन के बाद हम आते हैं और
अब आपके नेक्स्ट स्लाइड में पर आपके एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि पर आते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के जो आपकी क्या कहना चाहिए, अलग अलग तरह के एल्केन कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहते हैं आपके एथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। तो यहाँ पर आपका एक डायग्राम जो है बनाया गया है। तो इस डायग्राम में अब आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का एक सेटअप तैयार किया जाता है मेथेन बनाने के लिए, सॉरी एथेन बनाने के लिए आपके प्रयोगशाला में कुछ इसी तरीके का सेटअप तैयार किया जाता है, जिसमें कि एक बर्नर, ये जो एक बर्नर है, ये एक जो है आपका टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब में जो है टेस्ट ट्यूब को किसी एक स्टैंड की सहायता से उल्टा लटका दिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में जो है आपका सोडियम प्रोपियोनेट और सोडा लाइम का मिक्सअप होता है। सोडियम प्रोपियोनेट का सूत्र क्या होता है, CH3COONA, CH3COONA, और सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र तो आपको पता ही है, आपको वेल नोन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो इन दोनों के मिक्सचर को जो है बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है और इसे गर्म करने के पश्चात, इसे गर्म करने पर भी ये जो है एथेन दे देता है, गर्म करने पर पे एथेन गैस देता है और साथ ही साथ जो है आपको क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है तो यहाँ पर भी सोडियम कार्बोनेट यहीं पर पे रह जाता है और जो है आपका यहाँ पर पे इस ट्यूब या फिर जो है इस जो है नली के सहारे, इस ट्यूब या नली के सहारे जो है आपकी जो है एथेन गैस वाटर में प्रवाहित की जाती है और वाटर में प्रवाहित करने पर पे ये बुलबुलों के साथ बाहर निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई गैस निकल रही है और हम थोड़ा जो है केमिकल रिएक्शंस के सहारे कंफर्म करते कि जो है आपकी एथेन गैस है। ये तो आपने जो है बना लिया। अब इसकी जो है रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर CH3COONA जो है यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3COONA, तो यहाँ पर क्या CH3COONA लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मेथेन ही मिल सकता है। यहाँ C2H5 यानी सोडियम प्रोपियोनेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोप यानी 3 कार्बन होना चाहिए और मैंने सिर्फ 2 ही कार्बन लगाए थे, ये भी तो ध्यान दे सकते थे आप। सोडियम प्रोपियोनेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितने हाइड्रोजन होना चाहिए, कितने आपके 1 2 3 5 और 6, जी हाँ 6। उसके बाद आप बात करें कार्बन, तो 3 होने चाहिए, तो 2 और 1 3, बिल्कुल सही। अब क्या जो है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होने चाहिए कितने, 3, 1 2 3, जी हाँ 3 है। फिर आपका सोडियम 2 होने चाहिए, 2, जी हाँ ये है। तो आपकी रिएक्शन भी बैलेंस है, सब कुछ सही है। तो ये रही आपकी जो है प्रयोगशाला विधि। अब जो है अन्य प्रकार के जो आपके क्या कहना चाहिए एल्केन्स है, उनको बनाने की विधियां देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। तो प्रिपरेशन मेथड्स में जो है आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो एरिन्स और एक जो है आपके कल में थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आपके 2 प्रकार होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स के, एक होता है एरिन्स और एक होता है यानी एक ओपन चैन होते हैं, कुल मिलाकर ध्यान दे तो एक ओपन चैन और एक क्लोज चैन में होती है। ओपन चैन में आपको मैंने जो है जो 3 प्रकार बताए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, और जो है क्लोज चैन में जो है आपको जो आपके बेंजीन व्युत्पन्न देखने को मिलते हैं। ये सबसे मेन आप जो है छोटे तरीके से आप यही याद रखें कि आपके बेंजीन व्युत्पन्न होते हैं। तो बेंजीन व्युत्पन्न मतलब जो बेंजीन के वहां एक हाइड्रोजन हटा कर, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके जो है आपके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके अलग अलग प्रकार के ग्रुप जोड़ने पर प्राप्त जो है आपके कंपाउंड्स कहलाते हैं। आपके बेंजीन व्युत्पन्न अलग अलग तरह के प्राप्त जो है आपके कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं आपके बेंजीन व्युत्पन्न। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो जो है पहले मैंने शुरुआत में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
6 रिएक्शंस आपकी जो है आपके ओपन चेन यानी कि एलिन्स की रखा हूं मैंने कहना चाहिए, और जो है आपके एरिन्स की जो है आपके 1 2 3 रिएक्शंस आपकी, तो टोटल आपको 9 रिएक्शंस ही आपकी जो है पूरे चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंस है। जो प्रिपरेशन मेथड्स में 3 ये और 2 वो, टोटल 11 रिएक्शंस, 11 अभिक्रियाएं आपकी जो है आपके प्रिपरेशन मेथड्स में जो है आईएमपी है। तो आइए अब हम इन रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। तो अभी जो है मैंने आपको ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले आयोडोफॉर्म से आपको बनाना है। तो आयोडोफॉर्म होता क्या है सबसे पहले आप देखेंगे। तो जो है आयोडोफॉर्म बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आयोडोफॉर्म ये है, जो है मैं जो है यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स इनको जो है आपके लिए मिटाते जाता हूँ, फिर जो है जैसे जैसे रिएक्शंस आगे बढ़ेगी तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपके जो है CH3, तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से तो CH3 की जब आप जो है स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके की देखेंगे। तो इस तरीके से इसमें 3 आयोडाइड्स जुड़े होते हैं, और जो है ये इसमें फिर आप जो है इसी तरीके से एक और CH3 होगा इस तरीके से। तो यहाँ 2 CH3 देख रहे हैं आप। तो इनके साथ अब आप जो है यहाँ पे जैसे कोई एक CH3 में कोई आप अगर मान लीजिए सिल्वर जैसे कोई ऐसे जो खासकर इसमें जो सिल्वर है, सिल्वर की क्या एक खासियत होती है कि उसमें वो सिंगल संयोजकता वाला होता है, एकल संयोजकता रखता है वो, तो एकल संयोजकता रखता है। और जब आप इसके 6 परमाणु आप जो है कुछ इस तरीके से CH3 के सामने लाएंगे तो क्या देखेंगे आप, अब देखिए तो यहाँ पे ये एक आयोडाइड, दूसरा आयोडाइड, फिर तीसरा आयोडाइड यहां से निकल जाएगा और Ag के साथ अभिक्रिया करके। ये कौन सी अभी आप जो है बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको मैंने 5 प्रकार की अभिक्रिया बताया हूं उसमें से कौन सी अभिक्रिया बताइए। जब तक मैं इसे अलग निकाल रहा हूं तब तक आप बताइए। तो इस तरीके से यहाँ अच्छा है, और यहां से निकल करके 6 AgI अलग हो जाते हैं ये। तो इस तरीके से तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे। चलो ठीक है, ये एक प्रकार से आपका क्या कहना चाहिए अभिकर्मक का काम करेगा। ये अभिकर्मक है, ये एक अलग सा अभिकर्मक है, ये अभिकारक है। जो आपका ये CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म जो है आपका अभिकारक है, और जो है आपका सिल्वर अभिकर्मक है। तो अभिकर्मक यहाँ अलग से है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो है यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि आपका आयोडाइड जो है विलुप्त हो रहा है, आयोडाइड विलुप्त हो रहा है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया है बताइए, विलोपन अभिक्रिया है जी हाँ। और अब क्या बच गया, यहाँ पे एक CH बच गया, दूसरा CH बच गया। अब यहाँ से कितने कितने बॉन्ड निकले हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। जब ये 3 बॉन्ड निकल चुके हैं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। और इसका नाम जब आप IUPAC में देंगे तो एथाइन, इसका नाम क्या है एथाइन। तो यहाँ से आपका एथाइन बन जाएगा। तो ये एथाइन बना लिया आपने, हाँ सर बोलेंगे जी हाँ। तो अब यहाँ से ये बन गया, तो यही आप देख रहे हैं यहाँ, जी हाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से तो बिल्कुल आप जो है इस तरीके से बनाएंगे, जहां पर से आप एक एक करके जो है देखेंगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पे कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है ये देख लिया, अप्लाई कर लिया आपने जी हाँ। तो इस तरीके से रिएक्शन को एक एक स्टेप देख करके हमने बना लिए। अब बारी आती है सेकेंड रिएक्शन की, जो कि है आप कैल्शियम कार्बाइड की आपने जल से अभिक्रिया कराया, और यहाँ पर क्या कैल्शियम कार्बाइड से बना रहे हैं। तब देखिए अब कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaC2 यही होता है। अब यहाँ पे आपका
जो है जल का अणु है, जल के 2 अणु हैं। तो यहां पर पे अब कैल्शियम कार्बाइड में अब देखेंगे आप तो कैसे इसका जो है ये इस तरीके से डबल बॉन्ड इस तरीके से ये कार्बन के साथ और कुछ इस तरीके की संरचना रखेगा, कुछ इस तरीके की संरचना ये रख सकता है। तब जाकर फिर यहाँ पर फिर दोनों ही कार्बन के चारों संयोजकताएं कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पर फिर चीज हो गई यहाँ ट्रिपल। अब देखिए यहाँ आइड आया है, आइड आया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड इस तरीके से ये संरचना रखेगा आपका कार्बाइड। कार्बाइड की कुछ इस तरीके की संरचना होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बाइड की यहाँ ट्रिपल वाला है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्या जल का अणु, जल कुछ इस तरीके से होगा एक OH। तो आप जो है कुल मिलाकर के इस कैल्शियम का आप इधर बनाइए और जो है आपके कार्बन को यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाएंगे आप। उसी तरीके से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इधर बनाइए और प्रोटॉन को या फिर कहते हैं हाइड्रोजन को इधर बना दीजिए। तो यहाँ पर पे जो है कैल्शियम इस स्थिति में यहाँ पर पे अभिक्रिया कर लेगा कैसे आपके OH से और संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर पे अब आपको क्या देखने को मिलेगी, संयोजन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। और संयोजन अभिक्रिया देखने को मिलेगी तो यहाँ पर पे संयोजन नहीं कह सकती इसे तो, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में तो यहाँ पर पे से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता हुआ दिखाई देगा। और अब बच गया क्या C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर पे जो बच गई जो सिंगल संयोजकता बच गई वो ये हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर के जितने भी परमाणु हैं उनकी थोड़ी थोड़ी संरचना बनाते आना चाहिए। संरचना बनाते आती है तो बिल्कुल आप जो है अप्लाई करके बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, अप्लाई करके आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये रही। तो यहां से अब आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा C2 यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त होगा और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। ये आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए अब हम अगले इसमें आते हैं रिएक्शन में। तो अगली रिएक्शन में आने के लिए जगह है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऊपर के मिटा देते। तो एथेनॉल, अब यहाँ एथेनॉल जो है यहाँ पर आपको स्पष्ट जो है विलोपन अभिक्रिया देखने को मिलेगी, जहां पर ये दो उत्प्रेरक, इन दोनों ही उत्प्रेरक के रूप के उपस्थिति में आपका जो है विघटित होकर के जो है यहाँ पे स्पष्ट C2H4 और जल का एक अणु दे देगा। और जो है आप सबसे पहले किसी भी जो आप जो है ध्यान रखेंगे, अगर से आपके पास एक तो कोई किसी अगर से आपको कोई धातु दी हुई है कि कोई धातु दी हुई है तो अम्ल या क्षार बनाने की कोशिश करेंगे आप। अम्ल सॉरी धातु दी हुई है और उसके साथ अगर से मान लीजिए कोई उच्च ऋण विद्युतीय तत्व आपको साइड में दिखाई दे रहा है, आप ध्यान रखेंगे कुछ यहाँ पे किसी भी हर प्रकार की रिएक्शन, चाहे आप प्रिपरेशन मेथड कह दें या फिर आपके आगे आने वाली केमिकल रिएक्शंस में, आप हर प्रकार की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो जो भी रिएक्शंस करेंगे तो वहां पर सबसे पहले अगर से आपको क्या दिखाई देता है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या दिखाई देता है कि एक तो क्या कहते हैं कोई उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे हैलाइड्स दिखाई देते हैं, तो हैलाइड्स दिखाई देते हैं और सामने आपको कोई धातु दिखाई देती है, तो आप जो है सबसे पहले कुछ आंख बंद करके सबसे पहले क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अगर से मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है दूसरा बेस है तो वहां पर सॉल्ट बनाना, तो एसिड बेस रिएक्शन तो सॉल्ट ही देगी और साथ में वाटर देगी। आप जो है जल का अणु बनाने की कोशिश करेंगे, आप ऑक्सीजन दिखाई देता है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई देता है, तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और सामने आपको अगर से मान लीजिए कोई मेटल दिखाई देता है तो वहां पर आप बेस बनाने की कोशिश करेंगे। कोई नॉन मेटल दिखाई देता है वहां पर साथ ही साथ आपको नॉन मेटल के साथ आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है। अगर सामने हाइड्रोजन है आपके निकल रहा है, आपके हाइड्रोकार्बन से निकल रहा है और आपको नॉन मेटल दिखाई देता है तो वहां पर आप एसिड बनाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल पॉइंट आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आप जो है जल का अणु तो निकालने की सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे।
आपको नहीं जो समझ में आ रहा है तो आप जो है ये 4 चीजें तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी भी तत्व का यानी किसी भी तत्व का आप सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। उसी तत्व का आप जो है अगर कोई तत्व बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे पहली जो है मेटल दिखाई दे रहा है और इधर हैलाइड दिखाई दे रहा है तो सॉल्ट। अगर से मान लीजिए फिर दूसरी चीज आपको दिखाई क्या दे रही है, आपको अगर से नॉन मेटल दिखाई दे रहा है और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो एसिड। अगर से मेटल दिखाई दे रहा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो एसिड। और जो है आप इसके अलावा क्या देखे, क्या बताया मैंने चौथी चीज कि आपको किसी भी का जो है जो बाहर निकल रहा है वो तत्व अगर से आपको किसी भी जो है मेटल का दिखाई दे रहा है और कोई और नॉन मेटल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मेटल और नॉन मेटल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पर भी आप जो है सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 चीजें बनाएंगे सबसे मेन। फिर बाकी भी जो बचा हुआ है उसका 5वीं चीज क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे वहां पर पे। तो ये 5 चीजें आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठी रहेगी, नहीं तो आपके दिमाग से हट जाएगी यार। अच्छा चलिए, तो यहां तक आपने बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड यहाँ दिख रहा है क्या, ब्रोमाइड दिख रहा है, ब्रोमाइड। और उसके बाद आपने क्या देख लिया यहाँ सोडियम। देखिए बोला था सोडियम एक मेटल है, ब्रोमाइड यहाँ पर पे क्या है, एक जो है हेलोजन है। दोनों को मिलाइए, सबसे पहले आग बंद करके क्या बनाइए, सॉल्ट बनाइए, सोडियम ब्रोमाइड। और जो है जो बच गया उसे आपस में मिला दीजिए। तो क्या बच गया, C2H5 और C2H5। यहाँ पर पे आपको क्या मिल गया, तो आप बोलेंगे ब्यूटेन मिल गया। इसी को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, CH4H10 लिख सकते थे। तो ये बन गया ब्यूटेन। जी हाँ। अब यहीं पर पे ऊर्जा अभिक्रिया में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम मेटल दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं सिर्फ रिएक्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर तो ऊर्जा अभिक्रिया तो आप ऐसे ही थोड़ा सा एकमात्र ऐसी जो है लैब मेथड के अलावा दूसरी एकमात्र ऐसी प्रिपरेशन मेथड है जो कि आपके जो है हेलोजेंस वाले चैप्टर में आपको याद रखनी है नेम रिएक्शन में। तो यहाँ पर पे सोडियम और ऊर्जा अभिक्रिया में अलग अलग तरह के हेलो एल्केन्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पे सोडियम मेटल जरूर जो है आपको। एक और अभिक्रिया ध्यान नहीं आ रही जिसमें कि आपका जिंक यूज होता है, उसको भी अभी मैं लिख करके बता देता हूँ, इसी की जगह पे लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर पे सोडियम, यहाँ पर आपको क्या करना है, सोडियम से सोडियम आयोडाइड बना लेना है, सोडियम आयोडाइड बनाए और उसके बाद यहाँ पर पे C2H6 बना करके निकाल दिए। अब यहाँ पर पे मान लीजिए आपने क्या किए कि यहाँ पर पे ये सिंगल बॉन्डेड वाला था, यहाँ पर पे जिंक ले लिए। अब जिंक की क्या है, 2 संयोजकता होती है, डबल कोवेलेंसी वाला होता है, 2 कोवेलेंसी, तो जिंक आयोडाइड बना लिए। और इसके अलावा अब आपको C2H6 यहाँ पर पे बना रही है, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट बना लिए, बस खेल खत्म। ये ऊर्जा अभिक्रिया तो नहीं है यार, याद रखें वो अभिक्रिया दूसरी है। अब नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ये दूसरी है, तो 2 रिएक्शन है। तो ये 2 रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन में आएगी। तो यहाँ पर मैंने चूंकि ऊर्जा अभिक्रिया लिखा हूं तो यहाँ पर पे मेरे को सोडियम लिखना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद बारी आती है आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने की मेथड। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए 3 रिएक्शंस जो मैंने लिखा हूं उन्हीं को ध्यान रखिए, इसके अलावा शायद ही आपके एग्जाम में कोई रिएक्शन आएगी। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाने की विधि, जिसको आप बेंजीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, बेंजीन से। तो बेंजीन से बनाएंगे तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो आपको सबसे सिंपल C6H6 और इसको अगर से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर निकेल की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे या फिर अपचयन करेंगे। हाइड्रोजनीकरण करना या अपचयन करना एक ही बात होती है। अब और इस स्थिति में जो है यहाँ पर आपकी संयोजन अभिक्रिया दिखाई देती है, और संयोजन अभिक्रिया जो दिखाई देगी तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और यहाँ पर ये बना देंगे C6H12 ये बना लेंगे। तो ये मिल गया आपको क्या, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से यदि से आपको टॉलुइन से बेंजीन बनाना है, टॉलुइन से बेंजीन बनाना है तो जो है आप बेंजीन की अभिक्रिया आप किससे करा दें,
किसी भी जो है हेलो एल्केन से कराते हैं तो जो है आपको देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपका हेलोजन एक प्रकार का क्या है, नॉन मेटल है। हेलोजन एक प्रकार का नॉन मेटल है, तो वो आपस में मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, एसिड बना लेंगे। तो ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर जो है हेलो एसिड बन जाता। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया आपने, और उसके बाद जो है आपका क्या बन गया, टॉलुइन है ये। सी इसका जो जनरल फार्मूला या फिर आप जो है इसे लिखना चाहेंगे तो C6H5CH3 ये होता है आपका C6H5CH3। अब यही से अगर से बेंजीन बाई हेलो अब अगर से मान लो हेलो एल्केन, आप किसी भी प्रकार के हेलो एल्केन्स ले रहे हैं, हेलो एल्कीन्स ले रहे हैं, हेलो एल्कीन्स या फिर कहते हैं हेलो एरिन्स, सही बोल रहे हैं, यहाँ पर सही लिखा था हेलो एरिन्स से मतलब कि मेन रूप से जो है आप इसे हेलो बेंजीन भी कह सकते हैं या फिर हेलो फेनिल कह सकते हैं, आपका ये C6H5 ग्रुप याद रखेंगे आप। C6H5 ग्रुप आपका फेनिल कहलाता है, C6H5 आपका फेनिल कहलाता है। तो यहाँ पर पे हेलो फेनिल के साथ अभिक्रिया कराएंगे किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एक तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलोजन। यहाँ पर आपका एक एसिड बन जाएगा और फिर दूसरी तरफ तो बेंजीन बनता ही बनता है, फिर खत्म, इतनी सी बात थी। तो और यहाँ पर भी इसका सूत्र जो बनाने की कोशिश करेंगे इसका, तो यहाँ पर C6H5X ये बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। और जो आपकी प्रिपरेशन मेथड्स में इंपॉर्टेंट जितने भी रिएक्शन थी आपको बता दी गई है। अब नेक्स्ट जो है वीडियो रहेगा उसमें आपको अलग अलग तरह की जो आपके प्रिपरेशन मेथड्स के अलावा अब जो है केमिकल रिएक्शंस बताई जाएंगी, तो ये बता देंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो बताना चाह रहा हूँ वो देख लीजिए, जो कि आपके पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी वहां पर ये बात बहुत ज्यादा काम आएगी जब आप जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, चलिए ऑक्सीडेशन करा रहे हैं चाहे किसी भी तरीके के कंपाउंड से यानी कि किसी भी तरह के अभिकर्मक द्वारा। अब जो है अब अलग अलग तरह के अभिकर्मक अलग अलग तरह से देंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका क्या आता है, हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा आपका, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल से बनाओगे आप क्या, अब यहां पर भी क्या होगा, अगर से एल्केन है तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। एल्कीन है तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। और अगर से एल्काइंस है तो टर्सरी एल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब जो है यहां पर अब आप क्या होगा देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए आपने एल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, एक तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। अब कहां से एल्डिहाइड और कहां से कीटोन मिलेगा आप यहां देखेंगे, आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, सेकेंडरी से कीटोन देखने को मिलेगा और टर्सरी से भी कीटोन ही देखने को मिलेगा। टर्सरी से भी क्या मिलेगा, कीटोन्स। लेकिन जैसे ही इनका एल्डिहाइड, कीटोन या फिर किसी इन तीनों में से किसी का भी आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे आप रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और कराते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्टर। क्या देखने को मिलेगा, एस्टर। और एस्टर का भी अगर से आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये जो कि
बहुत ही कम। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराना ही बहुत रेयर देखने को मिलता है, ना के बराबर लगभग। और ये तो बहुत यानी कि 0.001% ही देखने को मिलता है किसका एक्स्ट्रा का क्या कहना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन। एक्स्ट्रा का ऑक्सीडेशन तो और कम देखने को मिलेगा, लगभग 0.0001%, इतना कम। और इसके बाद जो है एस्टर से आप बनाएंगे तो यहाँ ईथर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ईथर। ये हो गया, ये हो गई ऑक्सीडेशन की। अब आपको पता है कि जो है आप रिडक्शन की बात करेंगे तो हम बात करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, और अल्कोहल से, अब अल्कोहल कौन से हाइड्रोकार्बन से कौन सा अल्कोहल बनता है, तो एल्केन से प्राइमरी, एल्कीन से सेकेंडरी, और एल्काइन से टर्सरी। ये चीजें आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद जो है एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडेशन से प्राप्त होगा, जिसमें प्राइमरी से एल्डिहाइड और सेकेंडरी और टर्सरी से आपको कीटोन प्राप्त होगा। अब इनका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, चाहे आप एल्डिहाइड का कराएं चाहे कीटोन का कराएं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर प्राप्त होगा, और एस्टर का ऑक्सीडेशन कराने पर ईथर प्राप्त होगा। ये बात है। अब यहाँ पर होता है कि कई जगहों पर जो है आपको जो है आप हाइड्रोकार्बन से ही डायरेक्ट एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त कर सकते। कई अभिकर्मक ऐसा भी करते हैं, कई अभिकर्मक अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं, कई अभिकर्मक एल्डिहाइड से डायरेक्ट आपको ईस्टर दे देंगे, और कई अभिकर्मक फिर उसके बाद तो मैंने बताया ना कि जब ईस्टर से ही बनाना, ईथर बनाना बहुत रेयर यानी नामुमकिन है, तो फिर तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ईथर बनाना तो नामुमकिन है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपको मैंने यहीं तक बताया। और एल्डिहाइड से भी ईस्टर बनाना बहुत ही रेयर काम है। जितना कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना रेयर है, वैसे ही लगभग रेयर आपका, यानी ईस्टर से जितना रेयर, ईस्टर से ईथर बनाना जितना रेयर है, उतना ही आपका जो है एल्डिहाइड से ईस्टर बनाना रेयर होता है। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट प्राप्त करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो है जैसे जैसे हम जो है डायरेक्ट प्राप्त करके हम एकदम कूदने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आप डायरेक्ट जो है हाइड्रोकार्बन से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी कूदेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर उसके बाद तो एल्कोहल से तो एस्टर बनाना नामुमकिन हो जाता है। ये बात रही। अब जो है यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके से यहाँ पर देखी जाती रिएक्शन, एक तो हाइड्रोकार्बन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना, या फिर अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ये कहलाती है आपकी अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस। और जो है जो सिंपल एक एक स्टेप में बढ़ा रहे हैं, वहां पर ये कंट्रोल्ड रिएक्शंस कहलाती है। ये बात हो गई। हाँ, इतनी चीजें कर लिए। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन में आते सही आप जो है तीर के निशान को बिल्कुल जो है पलटा दीजिए, बिल्कुल पलटा दीजिए। जहां जहां जो तीर का निशान देख रहे हैं आप पलटा दीजिए। यहां से ये आपने यहां पर इस तरीके से किया, ये यहां से यहां से ये तीन इनको भी पलटा दीजिए। ये यहाँ पर यहाँ, और कोई बचा नहीं बचा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आप जब ईथर का आप चयन कराएंगे तो एस्टर का चयन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है अब किस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड है उस आधार पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल और अल्कोहल से आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से यानी कि ऑक्सीडेशन से हमें तो क्या प्राप्त हो जाता है। तो आप कभी कभी देखे जो कि मोस्ट ऑफ द केस आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो वहां पर जब उसको डायरेक्ट जलाया जाता है, जब डायरेक्ट पूरे तरीके से यानी आप उसे जलाएंगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हम नहीं जला रहे हैं, आप किसी अभिकर्मक से अभिक्रिया करवा रहे हैं तो ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। किसी अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर ये रिएक्शंस देखने को मिलती है, नहीं तो फिर जलाने पर हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और क्या प्राप्त हो जाता है आपको, जल प्राप्त हो जाता है।
डायरेक्ट जलाएंगे तो यहाँ पर भी वही बात आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा और उसके अलावा फिर जो चीजें उस वो बाकी चीजें प्राप्त होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अब तो आपका यह वीडियो समाप्त हो गया है। तो दोस्तों कैसे लगा यह वीडियो आप कमेंट करें। दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।